चलो स्टार्ट करते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज की क्लास में हम फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन को कुछ आगे से डिस्कस करेंगे। तो उससे पहले हमने न्यूटन्स का फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन पढ़ा था, जिसके अंदर क्या बोला था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में रहना पसंद करेगा, और कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में तो कंटिन्यूअसली किसमें रहना चाहेगा, रेस्ट में रहना चाहेगा, मतलब अपनी स्टेट को चेंज करना नहीं चाहेगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, अगर मान लो अच्छा न्यूटन फर्स्ट लॉ को एक और कुछ नाम से जाना जाता है, लॉ ऑफ इनर्शिया के नाम से जाना जाता है। अब मान लो अगर एक कार है जो कि यूनिफॉर्म स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है, मान लेते हैं इसकी स्पीड है 30 मीटर पर सेकंड। ठीक है, यूनिफॉर्म स्पीड से इस डायरेक्शन में चल रही है, तो क्या इसका ये मतलब कि इस कार के ऊपर कोई फोर्स नहीं लग रहा है? बहुत सारे फोर्सेस लग रहे हैं इस कार के ऊपर। अगर अभी हम देखें तो एक फोर्स लग रहा है आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है, एक फोर्स लग रहा है वेट फोर्स जिसको हम बोलते हैं ग्रेविटेशन की वजह से, एक फोर्स लग रहा है कांटेक्ट, हाँ एक कांटेक्ट की वजह से नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, एक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा। पर एक चीज बोलूं मैं, यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स हो गया, ठीक है। अगर हम फ्रिक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और वेट फोर्स तीनों को कंबाइन इफेक्ट देखें तो तीनों का कंबाइन इफेक्ट क्या होगा इसके ऊपर जी। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं कि एफ नेट जीरो होगा। अगर एफ नेट जीरो होगा तो क्या इसके ऊपर एफ नेट, सबको पता है फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सीलरेशन। तो अगर फोर्स जीरो है मतलब मास तो जीरो हो नहीं सकता। जीरो क्या होगा, किसी भी ऑब्जेक्ट का मास जीरो हो सकता है क्या? एक्सीलरेशन जीरो होगा, मतलब यहां से कंडीशन निकल कर आई इक्विलिब्रियम। कहां की कंडीशन निकल कर आई? इक्विलिब्रियम की। तो इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्या होती है इसके पहले देखो, एक्सीलरेशन, नेट एक्सीलरेशन जीरो है। एक्सीलरेशन जीरो है मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो आ रहा है। रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी जीरो कब आएगा? जब वेलोसिटी क्या होगी, कांस्टेंट। मतलब अगर ये कार ईस्ट की डायरेक्शन में जा रही है तो सिर्फ ईस्ट की डायरेक्शन में चलती जाएगी, और मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकंड है तो हमेशा इसका मैग्नीट्यूड 30 मीटर पर सेकंड होगा। आगे बात समझ में सबको? तो देखो यहां से इक्विलिब्रियम की कंडीशन आई है, तो एक चीज लिख लो इक्विलिब्रियम करके। इक्विलिब्रियम का मतलब क्या हो जाएगा? इक्विलिब्रियम का मतलब क्या होगा? मान लो अगर ये ब्लॉक है, ये बक्सा है जो कि इस टेबल के ऊपर रखा है, दिख रहा है ना सबको? ओके, ये बता रहा हूं, इक्विलिब्रियम की कंडीशन समझना है। मान लो ये बक्सा है, मान लो आपके बैग है, स्कूल बैग है, आपकी कोई सी बुक है जो कि टेबल के ऊपर रखी हुई है, ये टेबल है। तो देखो यहां पर अगर हम बक्से को सेंटर को ओरिजिन माने तो यहां पर कोऑर्डिनेट एक्सिस वाली चीजें बना सकते हैं। ये एक्स डायरेक्शन हो जाएगी, ये वाई डायरेक्शन हो जाएगी, और बाहर की तरफ कौन सी डायरेक्शन हो जाएगी आपकी तरफ? जेड डायरेक्शन, है ना? अब अगर हम बात करें तो ये बक्से के ऊपर इस डायरेक्शन में, है ना, अभी हम दो डायरेक्शन को ले रहे हैं, जेड डायरेक्शन को ले रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में लग रहा होगा वेट फोर्स, जिससे आपका ग्रेविटेशनल फोर्स इसको अपनी तरफ खींचना चाह रहा है, वेट फोर्स। और क्योंकि ये बॉक्स टेबल के कांटेक्ट में है तो टेबल इसके ऊपर कौन सा फोर्स लगा रही होगी? तो नॉर्मल रिएक्शन फोर्स ऐसा लग रहा है आर। तो इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट क्या है? जीरो। और दोनों कौन सी डायरेक्शन में लग रहे हैं? अरे दोनों एक दूसरे के अपोजिट लग रहे हैं तो ठीक है, पर दोनों कौन सी एक्सिस के नाम लग रहे हैं? वाई एक्सिस के। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इन वाई डायरेक्शन इज जीरो। बोल सकते हैं नहीं बोल सकते?
अब मान लो कि मैंने इस बॉक्स को यहां से धागे से बांधा और इस बॉक्स को यूनिफॉर्म स्पीड से खींचना चालू करा, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मैंने इस बॉक्स को क्या करना चालू करा, खींचना चालू करा। यूनिफॉर्म वेलोसिटी से खींच रहा हूं मतलब एक्स नहीं, टेंशन लग रहा है वो तो ठीक है, टेंशन अभी छोड़ दो, टेंशन की बात ही नहीं कर रहा हूं। इस बॉक्स का मोशन मान लो ईस्ट डायरेक्शन में यूनिफॉर्म स्पीड के साथ में हो रहा है 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। तो एक चीज बताओ, अभी इसके ऊपर कौन कौन सा फोर्स लग रहा होगा? अभी को वेट फोर्स और एक फोर्स नया आ गया फ्रिक्शन फोर्स F, है ना। तो एक्स डायरेक्शन में जो जितने भी फोर्सेस है, एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्सेस है उनका भी कंबाइंड इफेक्ट क्या होगा? 0। अरे हम देखो F नेट 0 करते हैं, अब F क्या है? वेक्टर है, तो वेक्टर को हम दो डायरेक्शन में डिवाइड करते हैं ना, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर पढ़ाएंगे ना। ये F नेट है, इसको हम दो डायरेक्शन में डिवाइड कर सकते हैं, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? जल्दी बताओ। तो वहां से हमने ये रूल बना लिया कि अगर कोई बॉडी इक्विलिब्रियम में, मतलब कोई बॉडी रेस्ट में है या कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ में, मतलब यूनिफॉर्म मोशन कर रही है, तो उसके लिए क्या होगा? सभी डायरेक्शन में फोर्सेस का सम क्या होगा? 0 होगा। इसी को हम बोलते हैं F नेट 0। तो ये कंडीशन होती है इसकी इक्विलिब्रियम। क्लियर है सबको? समझ में आ गया? तो बस यस सर बोल रहे हो वैसे, है ना। फ्री बॉडी डायग्राम में बताऊं, वहां समझ सकते हो थोड़ा फ्री बॉडी डायग्राम, फ्री बॉडी डायग्राम बनाना भी सिखाऊंगा, है ना। पहले अब अपन न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ेंगे, पहले एक नई चीज पढ़ेंगे मोमेंटम। और ये जो मोमेंटम हम पढ़ने जा रहे हैं इसको हम बोलते हैं लीनियर मोमेंटम। कौन सा मोमेंटम? लीनियर मोमेंटम। या तो केमिस्ट्री में हमने एंगुलर मोमेंटम पढ़ा था, और ये कौन सा मोमेंटम है? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम बेसिकली क्या होता है? प्रोडक्ट होता है जिसका मास एंड वेलोसिटी का। तो लिख लो, इट इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। अच्छा, वो बॉल से मारने वाला गेम किसने खेला? एक दूसरे को बॉल से मारने वाला खेला? खेला है। तो क्या होता है जब बॉल हाथ में रहती है, तो क्या बॉल हाथ में जब रहती है, जैसे मेरे हाथ में भी ये चौक है, तो क्या ये चौक लग रहा है मेरे हाथ में बहुत जोर से दर्द कर रहा है? जब बॉल आप हाथ में लेकर रखोगे तो दुखेगा क्या? नहीं। पर जैसे आपने इस बॉल को लिया, इसको फेंक के किसी को मारा तो उसको लगती है ना, इंप्रेशन बन जाता है कई बार, है ना, जहां पर भी लगती है। तो उसके पीछे का रीजन क्या है? मोमेंटम। जब मैंने बॉल को हाथ में ले रखा है तो इसका मोमेंटम कितना है? मोमेंटम क्या है? देखो, प्रोडक्ट है मास इनटू वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी 0 मतलब मोमेंटम 0। अब जैसे मैंने ये बॉल लिया और किसी को फेंक के मारा, तो क्या होगा? वेलोसिटी आ गई इसके अंदर, बॉल का पास में मास भी है, वेलोसिटी भी है, मतलब क्या आ गई? फिजिकल क्वांटिटी आ गई इसके अंदर, मोमेंटम। इसलिए वो जाकर लगती है। अब लग रही, इसका मतलब आप क्या बोल रहे हो सर? लगी मतलब फोर्स होना चाहिए। तो मोमेंटम और फोर्स एक दूसरे के साथ में रिलेट होते हैं। कैसे रिलेट होते हैं वो आगे देखेंगे। क्लियर है सबको? चलो, फॉर्मूला क्या जाएगा? देखो, मास स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है, तो मोमेंटम भी कौन सी क्वांटिटी होगा? वेक्टर। अच्छा, ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी मोमेंटम की? मास को हम नापते हैं किलोग्राम में, वेलोसिटी को हम नापते हैं मीटर पर सेकंड। किलोग्राम मीटर पर सेकंड। डायमेंशन फार्मूला बना, किलोग्राम के लिए हम क्या लिखेंगे? m, मीटर मतलब लेंथ के लिए लिखेंगे l डिवाइडेड बाय t। तो डायमेंशन फार्मूला क्या हो जाएगा? m l t - 1। ठीक है, मोमेंटम समझ में आ गया? अच्छा, एक चीज बताओ, अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए, ऑब्जेक्ट बी, मैंने
क्या बोल दिया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए इज लेस देन मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी, और दोनों को मैंने सेम वेलोसिटी के साथ में फेंका 20 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड। बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? देखो बात सुनो पूरी, मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ए है और ऑब्जेक्ट बी है। अब ऑब्जेक्ट ए का मास कितना है, एम ए, और ऑब्जेक्ट बी का मास एम बी है। मैंने क्या बोल दिया, मास ऑफ ऑब्जेक्ट ए क्या है, छोटा है, कम है मास ऑफ ऑब्जेक्ट बी से। तो मान लेते हैं ये 1 kg है और ये 2 kg। तो बताओ किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? तो मोमेंटम क्या होता है, किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? ठीक है, क्लियर है सबको? चलो जितने लोगों ने वीडियो बंद कर रखा है जरा वीडियो बंद कर, है ना? अच्छा अगर हम उल्टा कर दें, उल्टा कर दें मतलब क्या, दोनों के मास को सेम कर दें और वेलोसिटी अलग अलग कर दें, तब किसका मोमेंटम ज्यादा होगा? जिसकी वेलोसिटी ज्यादा होगी, है ना? तो यही रीजन होता है। देखो मान लो कि अगर मेरे पास में क्या है, एक बुलेट है और बुलेट की साइज का चौक है, अगर मैं दोनों को फेंक के मारूंगा तो बुलेट से ज्यादा जोर से लगेगी। क्यों लगेगी बुलेट से ज्यादा जोर से? क्योंकि बुलेट का मास ज्यादा है ना, उसका मास ज्यादा, मोमेंटम ज्यादा बनता है ना। रफ कर दें इसको। अब देखो लास्ट है ना, सेकेंड लॉ ऑफ मोशन की बात करेंगे। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन में न्यूटन ने क्या बताया था, फोर्स के बारे में बता दिया था। सेकेंड लॉ ऑफ मोशन कि किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर जो फोर्स लगेगा कितना लगेगा और किससे लगेगा, इसके बारे में न्यूटन ने बताया था ऐसा। तो सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, सिंपल सा, कि किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। एक चीज बताऊं, मैंने मान लो मेरे पास में ये डस्टर, इसको मैंने धक्का लगा, तो इसके ऊपर क्या लगा, फोर्स लगा। तो कितना फोर्स लगा, ये जो फोर्स लग रहा है इसकी वैल्यू कितनी है ना? अगर ये पता लगाना है तो किसका पता लगाएंगे, तो न्यूटन ने बताया था सेकंड लॉ ऑफ मोशन। न्यूटन ने क्या बोला कि अभी इसका मोमेंटम कितना है, अभी इसका मोमेंटम कितना है, 0। तो जब मैं इसके ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो इसके मोमेंटम में चेंज आया, देखो इसके अंदर वेलोसिटी है, तभी तो ये आगे गया ना, आई कि नहीं? वेलोसिटी मास है, वेलोसिटी भी आई तभी आगे की तरफ मोशन करा, है ना? तो इसके अंदर क्या आया, मोमेंटम में चेंज आया। तो न्यूटन ने क्या बोला, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर लगने वाला फोर्स किसके ऊपर डिपेंड करेगा, किसके मोमेंटम में कितना चेंज आएगा। आगे बात समझ में? तो यहां से उन्होंने क्या स्टेटमेंट किया, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम is directly proportional to applied external force। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा, अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के प्रोपोर्शनल होगा। तो मान लो अभी मेरे पास में फुटबॉल है जिसका मास m है और फुटबॉल किसमें है, रेस्ट में है, मतलब वेलोसिटी 0 है। तो फुटबॉल का मोमेंटम कितना हो गया, फुटबॉल का मोमेंटम कितना हो गया, 0। अब मैं आया और मैंने फुटबॉल को किक करा, मैं आया और मैंने फुटबॉल को क्या करा, ऐसे किक करा, तो फुटबॉल आगे की तरफ चलना चालू कर दी, मतलब इसके पास में कुछ वेलोसिटी आ गई, मास भी है और वेलोसिटी भी आ गई v1। तो इसका मोमेंटम कितना हो जाएगा, मास इनटू वेलोसिटी v1, है ना? तो ये इसके अंदर क्या आ गया, इसका मोमेंटम आ गया। तो अब मैं अगर आपसे पूछना चाह रहा हूं कि बताओ मैंने इसके अंदर कितना फोर्स लगाया, कितने फोर्स से मैंने इस फुटबॉल को लात मारा,
तो ये फोर्स की वैल्यू आप कैसे पता लगा सकते हो? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, मतलब फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम, v वेलोसिटी जिसकी वेलोसिटी की वैल्यू 0 है, कितने टाइम में मोमेंटम चेंज हुआ? यहाँ पर टाइम t1 था, यहाँ पर टाइम t2 था, तो इसको हम लिख सकते हैं t2 माइनस t1। ठीक है, तो यहां से आपको पता लग जाएगा कितना फोर्स इसके ऊपर लगा। इतना क्लियर है सबको? एक्सप्रेशन देखेंगे तो देखो एक्सप्रेशन में यही से हमको मिल रहा है। देखो जब भी रेट ऑफ चेंज की बात होती है तो रेट ऑफ चेंज का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज में हम चेंज देख रहे हैं किसके रिस्पेक्ट में, है ना? तो F external is directly proportional to rate of change of momentum dp by dt। अब फोर्स भी वेक्टर क्वांटिटी है और मोमेंटम भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अच्छा, यहां से हमने क्या करा? एक कांस्टेंट को इंट्रोड्यूस करा, ठीक, जिसकी वैल्यू हमने लिखी k। एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करा जिसकी वैल्यू हमने क्या लिखी? k। ठीक है। अच्छा, क्या मोमेंटम को मैं लिख सकता हूं मोमेंटम इक्वल्स टू मास इनटू वेलोसिटी? लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता? जल्दी, t by dt of mass into velocity। स्टेटमेंट लिख लिया है सबने? तो अब यहां पर देखते जाओ, d by dt of mass into velocity हो गया। F एक्सटर्नल की बात कर रहे हैं हम यहाँ पर। अच्छा, मास एक चीज बताओ, अगर कोई ऑब्जेक्ट, जैसे मैंने फुटबॉल की बात करी थी, यहाँ पर था मास m, वेलोसिटी 0 थी, मैंने लाल मारा, वेलोसिटी कितनी हो गई? 2 मीटर पर सेकंड हो गई, और मास अभी भी m। तो एक्चुअली में कौन सी क्वांटिटी चेंज हो रही है मोमेंटम के अंदर? मास चेंज हो रहा है कि वेलोसिटी? तो मास कांस्टेंट हो गया, मास कांस्टेंट हो गया ना, बॉल का मास अपना चेंज हो गया, मास कांस्टेंट हो गया। तो मास को आगे लेकर आता हूं, कांस्टेंट है तो डिफरेंशिएशन में बाहर निकाल के तो कांस्टेंट को याद करो, याद है ना? डिफरेंशिएशन कांस्टेंट को बाहर निकाल देते थे, तो यहां पे क्या हो जाएगा? km dv by dt। नाउ व्हाट इज dv by dt? कौन बताएगा? रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। क्या होता है? एक्सेलरेशन, है ना? तो एक्सेलरेशन होता है dv by dt। तो यहां पर हम लिख देंगे सब ब्रैकेट बना के कि dv by dt इज इक्वल्स टू एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन की क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो f कितना हो जाएगा? k मास इनटू एक्सेलरेशन। अब k कांस्टेंट है तो जनरली CGS और MKS सिस्टम में हम k की वैल्यू क्या मान लेते हैं कि k इक्वल्स टू 1 इन MKS सिस्टम। MKS सिस्टम में हमने k को, और CGS सिस्टम में k को हमने क्या मान लिया है? 1 मान लिया। तो k की जगह पर 1 लिख दोगे तो एक्सटर्नल फोर्स का वैल्यू कितनी आ गई? मास इनटू एक्सेलरेशन। समझ में आ गया कहां से आया फॉर्मूला? लिख लो इसको। जल्दी से कंप्लीट करो, फिर इसके आगे पढ़ेंगे। EXT मतलब एक्सटर्नल फोर्स, फोर्स बाहर से लगता है ना, एक्सटर्नल एजेंट बोलते हैं इसके, एक्सटर्नल एक एक्सटर्नल। रफ कर दूं? अच्छा, जिसने लिख लिया है बताओ उसकी यूनिट क्या हो जाएगी? MK सिस्टम में यूनिट क्या हो जाएगी? SI सिस्टम में? फोर्स यूनिट सेकंड होगी, तो टाइम की यूनिट क्या होगी? वेरी गुड, किलोग्राम मीटर पर सेकंड।
वेरी गुड वेरी गुड। रफ कर दूं इसको, नीचे का लिख लिया सबने, ये दो लाइन लिखी हुई है तो पहले। अब हम बात करते हैं देखो इसकी यूनिट की, तो एसआई यूनिट क्या हो जाएगी? देखो जनरली एसआई सिस्टम क्या है, इस सिस्टम को मॉडिफाई करके बनाया था। तो मास को आप लोगे किलोग्राम में, एक्सेलरेशन मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी मतलब लेंथ अपॉन टाइम, तो लेंथ मतलब क्या हो गया मीटर, और टाइम दो बार आ गया मतलब सेकंड का स्क्वायर, या डायरेक्टली आप एक्सेलरेशन की यूनिट लिख दो मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या होती है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है कि किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ही हम क्या बोलते हैं, 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर को हम बोलते हैं 1 न्यूटन। क्या बोलते हैं, है ना, क्योंकि न्यूटन में न्यूटन लॉ ऑफ मोशन दिया था, तो इस यूनिट को हमने अपने नाम पर उनके नाम पे कर दिया गया, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर की जगह हम क्या बोलेंगे न्यूटन बोलेंगे। अच्छा, क्या मैं सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड की यूनिट निकाल सकता हूं? सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड की यूनिट निकाल सकता हूं, क्या होता है सेंटीमीटर ग्राम पर सेकंड। वेरी गुड, ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। तो ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर को भी नया नाम देना चाहिए, ठीक है। तो उसको क्या नाम देंगे, उसको क्या नाम देंगे हम डाइन। क्या नाम देंगे, आपने फोर्स की दो यूनिट सुनी होगी, तो ग्राम सेंटीमीटर, है ना। सीजीएस सिस्टम में अगर हम लिखते हैं मास को हम लिखेंगे ग्राम, एक्सेलरेशन की यूनिट मीटर पर सेकंड मतलब मीटर को लिखेंगे, सेंटीमीटर और टाइम की यूनिट तो सेम रहती है, तो इसको हम बोलेंगे 1 मीटर, सॉरी 1 डाइन। क्या बोलेंगे इसको, अच्छा इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सबको पता है, फोर्स का मैंने बोला भी था, आपको याद करके रखना है, जल्दी से बता दो। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं न्यूटन और डाइन में क्या रिलेशन होगा, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन 1 न्यूटन इज इक्वल्स टू हाउ मेनी डाइन्स, तो कैसे निकालोगे? तो अभी हमको पता है, हाँ देखो 1000 नहीं है, थोड़ा ध्यान दो। अभी हमको पता है किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर का मतलब है 1 न्यूटन, ठीक है। और डाइन में रिलेशन चाहिए, मतलब किलोग्राम को किसमें कर दो ग्राम में, तो किलोग्राम में कितने ग्राम मिले 1000 ग्राम, मीटर को कर दो सेंटीमीटर में, मतलब कितने सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय सेकंड स्क्वायर। कितना हो जाएगा 3020 मतलब 50 मतलब 10 की पावर 5 लिख सकता हूं इसको, तो 10 की पावर 5 ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1 न्यूटन। 1 न्यूटन का मतलब क्या होता है, कितने डाइन, 1 न्यूटन का मतलब कितने ग्राम सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर, और इसी को हम क्या बोलते हैं 1 डाइन। तो इसको मैं बोल सकता हूं कि 10 की पावर 5 डाइन किसके बराबर है 1 न्यूटन के बराबर। ऑब्जेक्टिव के हिसाब से याद रखना। लिख लिया,
अब अगली चीज हम पढ़ेंगे इम्पल्स क्या होता है। देखो क्या होता है कि जब आप लोग किसी ऊंची जगह से कूदते हो, जैसे अगर मैं ये बिल्डिंग की मतलब छत पे चढ़ जाऊं, मतलब फर्स्ट फ्लोर की हाइट पे चढ़ जाऊं और वहां से जंप करूंगा, तो क्या होगा, सडनली जब मैं किसी हाइट के ऊपर से जंप करूंगा और ये ग्राउंड है, अगर मैं जंप करता हूं तो क्या होगा, लगेगी ना, इफेक्ट बहुत ज्यादा होगा, है ना, बोन्स वगैरह में दिक्कत आ सकती है। तो यहाँ पर क्या होता है, जैसे अगर कोई पर्सन मान लो कूदा, तो अभी उसके ऊपर क्या लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रहा है, मतलब वो नीचे की तरफ आ रहा है, तो अभी उसको कुछ इतना फील नहीं है। पर जैसे वो जमीन से आके टकराएगा तो क्या होगा, एक छोटे से समय में उसके ऊपर बहुत बड़ा फोर्स लगेगा। क्या लगेगा, एक छोटे से टाइम पीरियड में उसके ऊपर बहुत ज्यादा बड़ा फोर्स लगेगा जो कि डैमेज करेगा। उसी फोर्स को हम क्या बोलते हैं, इम्पल्स। अच्छा, अगर मैं यहाँ पर जमीन है, अगर मैं कूदा तो मेरे को पैर में लग सकती है, मेरी फ्रैक्चर वगैरह हो जाए। पर अगर यहीं पर अगर आप वो लगा दो, क्या लगा दो, बेड लगा ना, स्प्रिंग वाले बेड लगा दो, अब अगर मैं कूदता हूँ साइड से तो क्या होगा, लगेगी, है ना, क्यों, क्योंकि, है ना, या अगर मैं अभी इसके अंदर जाऊँ तो चलो मैं इस केस में बाउंस भी करूँ, ठीक है, अब इस केस में क्या करा मैंने कि मैं छत पे चढ़ा और यहाँ पर क्या बनी हुई है, सेड बनी हुई है, क्या है, सेड, रेती। अब अगर मैं कूदूंगा तो क्या लगेगी, नहीं लगेगी, मतलब जितना सबसे ज्यादा डैमेज कहाँ हुआ, डायरेक्ट जमीन पर कूदने में सबसे ज्यादा डैमेज हुआ, मतलब हो सकता है बोन फ्रैक्चर हो, पर यहाँ पर डैमेज नहीं होगा, यहाँ पर आपको डैमेज नहीं होगा कूदने पर। रीजन क्या है इसका, तो देखो जमीन क्या है, नीचे की हार्ड है ना, जब मैं कूदा तो क्या हुआ, जमीन अपनी जगह पे रही, इंपैक्ट पड़ा, तो जब लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत छोटे से टाइम पीरियड में लगेगा तो उसका इफेक्ट भी बड़ा होगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इम्पल्स। पर जब मैं इस केस में कूद रहा हूं तो जैसे मैं यहाँ पर आकर सरफेस से टकराऊंगा, मैं कहाँ जाने लगूंगा, सैंड के अंदर जाने लगूंगा, थोड़ा थोड़ा सैंड के अंदर जाने लगूंगा। तो एक चीज बताओ, जब मैं सैंड के अंदर जा रहा हूं तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, कैसी बात करते हैं, टाइम बढ़ेगा ना। एक चीज बताओ, मैं यहाँ पर आके टकरा गया तो जमीन से टकराने में यहाँ पर मेरे को कम टाइम लगा, पर यहाँ पर जमीन से टकराने में ज्यादा टाइम लगेगा ना, क्योंकि मैं अभी सैंड में जा रहा हूँ। बात समझ में आ रही है, जल्दी बताओ। तो इस केस में क्या हो रहा है, बड़ा फोर्स तो लग रहा है पर टाइम पीरियड क्या है, बढ़ गया, टाइम पीरियड बढ़ गया, इस वजह से इसका इफेक्ट क्या होगा, कम होगा। सिमिलरली आप यहाँ पर बेड में कूदे तो बेड में जैसे अगर आप कूदते हो तो क्या होता है, बेड ऐसे दबना चालू होगा, अब बेड दबेगा तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इंक्रीज होगा, जमीन से टकराने का टाइम पीरियड आपका इंक्रीज हो गया, मतलब लार्ज फोर्स लग रहा है पर टाइम पीरियड भी बढ़ गया, मतलब अब उसका इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। आपने देखा होगा जितने क्रिकेटर होते हैं जो बॉल को कैच करते हैं तो कैच करते समय से हाथ को पीछे लेते हैं, क्यों लेते हैं हाथ को पीछे, वही कि वही कैच क्यों नहीं कर लेते, हाँ, ताकि उनके हाथ में ज्यादा जोर से फोर्स नहीं लगे, उनके हाथ में इंजरी नहीं हो। तो क्या होता है, अगर वो ऐसे जैसे यहीं पर हाथ में कैच कर लेंगे तो क्या होगा, ज्यादा बड़ा फोर्स लगेगा कम टाइम पीरियड, पर अगर वो ऐसे पीछे लेके जा रहे हैं हाथ पर उसके बाद कैच कर रहे हैं तो एक चीज बताओ, ज्यादा बड़ा फोर्स तो लग रहा है पर टाइम पीरियड क्या हो गया, टाइम पीरियड बढ़ गया ना। अरे किससे डिक्रीज हो गया, एक चीज बताओ, बॉल ऐसे आती है, अगर आप इस तरह से कैच कर रहे हो हाथ को ऐसे लाकर तो बॉल के डायरेक्शन में धीरे धीरे हाथ को नीचे ला रहे हो, मतलब टाइम पीरियड आप बढ़ा रहे हो, इंक्रीज कर रहे हो ना टाइम पीरियड, है ना। बात समझ में आई सबको, सिंपल सी बात है, अगर आप इसे ऊपर से पूछते हो और यहाँ पर स्पंज वाली चीज लगी हुई है तो वो स्पंज जैसा दबेगा तो जमीन तक पहुंचने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा कि कम टाइम लगेगा,
ज्यादा टाइम लगेगा मतलब टाइम पीरियड इंक्रीज हो गया, तो टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो फोर्स का इफेक्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो इंपल्स बेसिकली क्या होता है, अगर कोई बहुत बड़ा फोर्स छोटे से टाइम के लिए लगता है, अगर कोई बहुत बड़ा फोर्स बहुत छोटे से टाइम के लिए लगता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्स। क्या बोलते हैं, हाँ, अगर लार्ज फोर्स लग रहा है छोटे से टाइम इंटरवल पे तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंपल्स। इफ अ फोर्स acts on a very short range of time, it is called impulse। impulse का एक और बेहतरीन एग्जांपल देखो, रिवॉल्वर देखिए, बंदूक, गन देखे ही होगा सबने, है ना। अगर अगर कोई गन को ऐसा लाके मुझको शूट करेगा तो ऑब्वियस सी बात है मेरी बॉडी के पार चली जाएगी बुलेट, है ना, जाएगी कि नहीं जाएगी बॉडी, है ना। क्यों, क्योंकि क्या हुआ, बड़ा सा फोर्स लगा मेरी बॉडी के ऊपर शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम, बड़ा सा फोर्स लग गया मेरी बॉडी के ऊपर बिल्कुल शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम। पर अगर उसी गन को कोई ऐसे हवा में चला, ऊपर चला, और बुलेट कैसे जा रही है, 90 डिग्री पे जा रही है, तो बुलेट ऐसे ऊपर जाएगी, फिर बाद में वापस नीचे आएगी, और फिर अगर आके मेरे से टकराती है तो एक चीज बताओ, क्या मेरी बॉडी के अंदर छेद कर देगी, क्यों नहीं कर पाएगी, नहीं कर पाएगी, बिल्कुल नहीं कर पाएगी। अगर आपने बुलेट को ऐसे ऊपर चलाया, बिल्कुल ऐसे 90 डिग्री पे चला कर छोड़ा, कंडीशन सुन, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ऐसे चलाना, ऐसे 90 डिग्री पे चलाया तो बुलेट ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, ऊपर गई, फिर ऊपर से ऐसे नीचे आना चालू हुआ, तो फोर्स तो अभी भी लार्ज है पर टाइम पीरियड क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। सिमिलरली मैं जैसे उसको तो आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि अगर मान लो आपके घर के फर्स्ट फ्लोर की हाइट पे चाहे और नीचे क्या है, जमीन है, सिर्फ हार्ड जमीन, आप कूदोगे तो जमीन से टकराने का टाइम क्या है, बहुत कम है, तो एक लार्ज फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स लार्ज फोर्स है, बहुत कम टाइम पीरियड के लिए लग रहा है, तो वो क्या कर देगा, ज्यादा इफेक्ट पहुंचाएगा, उसी को हम क्या बोलेंगे, इंपल्स। पर अगर इसी में मैंने यहां पर क्या बिछा दिया, बेड लगा दिया ऐसा, है ना, स्पंज वाला जो स्प्रिंग वाले बेड आते हैं वो लगा दिया, अब आप कूदोगे तो क्या होगा, जैसे आप कूदोगे तो सबसे पहले आप इसके ऊपर आओगे, बेड के ऊपर, बेड धीरे धीरे क्या होना चालू होगा, दबना चालू होगा, तो जमीन से टकराने का टाइम बढ़ जाएगा आपके, है ना, तो इफेक्ट भी कम होगा, इसलिए आपको लगेगी नहीं। वैसे क्रिकेटर भी करते हैं, जब बॉल को एकदम से हिट करता है तो वहीं की वहीं कैच लेते हैं, तो क्या होता है, बहुत जोर से लगती है हाथ में, पर अगर जैसे किसी ने बॉल हिट कर ली, हाथ को से पीछे लेके कैच कर रहे हो तो क्या कर रहा, लार्ज अमाउंट ऑफ फोर्स है, पर उसके लिए टाइम पीरियड को इंक्रीज कर रहे, इसलिए क्या होगा, टाइम पीरियड इंक्रीज होगा तो फोर्स क्या होगा, इफेक्ट कम हो जाएगा, इंपल्स कम हो जाएगा। क्लियर है सबको, इंपल्स तो रहेगा तो टाइम पीरियड बढ़ जाएगा तो इफेक्ट कम हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई लार्ज फोर्स लगता है बहुत शॉर्ट रेंज ऑफ टाइम के लिए तो उसको हम क्या बोलते हैं, इंपल्स, और इंपल्स को हम डिनोट करेंगे जे से, किससे डिनोट करेंगे अभी, जे से। एक चीज बताओ, इंपल्स स्केलर क्वांटिटी होगा कि वेक्टर, अरे फोर्स वेक्टर क्वांटिटी है, टाइम स्केलर क्वांटिटी, दोनों का मल्टीप्लाई करो तो वेक्टर क्वांटिटी मिलेगी, ठीक है। बोलो, इंपल्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, देखो इंपल्स ये होता है कि छोटे से टाइम पे जब, सुन लो डाउट क्लियर हो जाए, इंपल्स क्या होता है, जब छोटे से टाइम के लिए बहुत बड़ा फोर्स लगता है तो उसकी वजह से जो इफेक्ट आता है उसको हम इंपल्स बोलते हैं। आगे बात समझ में,
इंपल्स आएगा, इफेक्ट आएगा, हाँ पर इंपल्स कम लगेगा ना, इफेक्ट कम हो जाएगा। छोटा सा फोर्स अगर, लार्ज फोर्स अगर बहुत कम टाइम के लिए लगता है, जैसे आप जमीन के ऊपर कूदते हो किसी ऊपर से, तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और बहुत कम टाइम के लिए लगा, तो क्या आते से जमीन से टकरा गए, आते से किससे टकरा गए, जमीन से। तो यहाँ पर इफेक्ट बहुत ज्यादा है, आपकी बोन्स टूट सकती है, इतना ज्यादा इफेक्ट। तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, यहाँ पर इंपल्स ज्यादा। इंपल्स मतलब क्या हो गया, इफेक्ट एक तरीके से। और जब आप गद्दे के ऊपर कूद रहे हो, ऐसे स्पंज के ऊपर कूद रहे हो, तो क्या होगा, टाइम पीरियड बढ़ेगा। टाइम पीरियड बढ़ेगा तो इफेक्ट इंक्रीज होगा कि डिक्रीज होगा, इफेक्ट डिक्रीज होगा ना आपका, तो इंपल्स कम होगा। तो इंपल्स क्या होता है, प्रोडक्ट होता है बेसिकली फोर्स और टाइम पीरियड dt का। अब dt क्यों यूज करा है, क्योंकि टाइम बहुत छोटा है। dt क्यों यूज करा है, क्योंकि टाइम क्या है, बहुत छोटा है। ठीक है, यूनिट क्या हो जाएगी इसकी, न्यूटन सेकेंड। इंपल्स की यूनिट हो जाएगी न्यूटन सेकेंड। डायमेंशन फॉर्मूला फोर्स का होता है m(L)t-2, सेकेंड आ गया मतलब इनटू t, तो m(L)t-1। ठीक है, लिख लो इंपल्स। क्लियर है सबको?